हेलो फ्रेंड्स, हम 4 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, आई ऑन चाइना, इंडिया लुक्स एट लिथियम रिजर्व्स इन अर्जेंटीना, चिली एंड बोलीविया। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है उनकी जो बैटरी होती है, तो बैटरी बनाने के लिए लिथियम की ज़रूरत होती है। तो हमारे यहाँ पर लिथियम के रिजर्व्स बहुत कम है, लेकिन चाइना के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं। उसके अलावा साउथ अमेरिका कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व हैं। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि उन्होंने एक खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बनाई है, जो कि बेसिकली पैक्ट साइन करेगी इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ जॉइंट प्रॉस्पेक्ट करने के लिए, जो भी उनके पास लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरीज बनाने के लिए जो भी बिल्डिंग ब्लॉक है, तो उनके पास जो भी लिथियम रिजर्व्स हैं, तो उनको हम बेसिकली लेने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट एज इट वॉज स्टेपिंग अप इट्स इकोनॉमिक ऑफेंसिव अगेंस्ट चाइना, इंडिया थ्रू अ न्यूली फ्लोटेड स्टेट ओन्ड कंपनी इंक अ पैक्ट विद एन अर्जेंटाइन फर्म मिड लास्ट ईयर, ताकि हम जॉइंटली प्रॉस्पेक्ट कर सकें लिथियम, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री में पाया जाता है, जिनके पास थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व है ऑफ द सिल्वर वाइट एल्कली मेटल। अभी करंटली इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट में, इन सेल्स के इंपोर्ट के लिए। तो अब उन्होंने ऐसे पैक्ट साइन कर लिया, तो बेसिकली हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा इन सेल्स का। नेक्स्ट ये है जो ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट है। तो नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट निकाला है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हमें कुछ लीगलाइज करने के बारे में सोचना चाहिए, जो कि स्पोर्ट्स बैटिंग है। तो यूनिफॉर्म नेशनल लेवल रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए हमें कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए। पहला लेजिस्लेटिव सेफ हार्बर, दूसरा लाइट टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसके अलावा नीति आयोग ने बोला है कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक कोई टेस्ट नहीं है जिसके हिसाब से डिफाइन कर सके कि ये वाला जो स्पोर्ट है ये बाई स्किल या बाई चांस, मतलब ये बिल्कुल लक का गेम है या फिर इसमें कुछ स्किल भी लगती है। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ चांस का ही गेम है तो फिर वो बैटिंग हो जाती है। तो नीति आयोग का बेसिकली ये कहना है कि एक डिफाइनेबल क्राइटेरिया भी होने चाहिए किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, बाई स्किल है बाई चांस है, और हमें रेगुलेशन करने की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर बन रहा है। तो उसका बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइनीज़ फर्म को दे दिया गया है, और RRTS कॉरिडोर जो बन रहा है वो फंड हो रहा है बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके बाद दिल्ली टू सेटअप अकेडमी टू प्रोटेक्ट तमिल लैंग्वेज। तो कोई भी लैंग्वेज होती है वो लॉस्ट हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके बेसिकली 2 रीज़न होते हैं, पहला होता है कल्चरल इम्पोजिशन, दूसरा होता है कल्चरल एमलगमेशन। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राइस प्रोक्योरमेंट कैप्ड एट 24 लाख मेट्रिक टन। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी ऐसा हुआ होगा कि आप 24 लाख मेट्रिक टन तक ही प्रोक्योर करना और हम उतना ही लेंगे। आपको ये पता होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो MSP पर फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करती है। तो बेसिकली जो FCI वगैरह हैं उनके बिहाफ पर स्टेट गवर्नमेंट ही प्रोक्योर कर लेती है। तो इस बार छत्तीसगढ़ में राइस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी इतनी बात होगी कि 24 लाख मेट्रिक टन तक प्रोक्योर करना। तो बेसिकली एक इशू उठ गया, पर ये सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक इशू है, तो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, कोवैक्सीन, वो इंडिजिनस वैक्सीन है, जो कि मिलकर बना रहे थे कौन कौन, भारत बायोटेक इन पार्टनरशिप विद ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे आर्टिकल है, दूसरा आर्टिकल ये है कि दलित्स के लिए क्या क्या किया गया है, न्यू इंडिया में न्यू दलित के लिए क्या क्या किया गया है। तो बेसिकली यूनियन कैबिनेट ने ये डिसाइड किया था कि 59,000 करोड़ का लेआउट दिया जाएगा टू द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। तो जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में बेसिकली जो शेड्यूल कास्ट ग्रुप्स के लिए उसमें आउटले बढ़ा दिया गया है 59,000 करोड़ का। दूसरा, इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ा था, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा। एजुकेशन सबसे अच्छा माध्यम होता है अपवर्ड मोबाइलिटी के लिए, डिग्निटी के लिए, रिकॉग्निशन के लिए सोसाइटी में। तो नेक्स्ट जनरेशन जो दलित्स की है वो एस्पायर कर रही है कि उनके पास सेल्फ एस्टीम हो, सोशल सिविलिटी हो। तो अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी सोचा है कि जो विलेजेस हैं जहाँ पर बेसिकली SC कम्युनिटी रहती है उनको अच्छे से डेवलप करना। यूनियन गवर्नमेंट ने 27,000 विलेज ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा है कि जो वेलफेयर स्कीम्स है वो अच्छे से इंप्लीमेंट होने चाहिए इन वाले एरियाज़ में। जो दलित हैं वो पिछले 7 दशकों से हमेशा बॉटम ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे निचले स्तर पर रहे हैं। तो अगर हम हेल्थ और एजुकेशन के पैरामीटर्स भी देखें तो उसमें भी कुछ सब्सटेंशियल अचीव नहीं हुआ है, सिर्फ टोकनिज्म होता है, सिर्फ टोकन के बेसिस पर उनको यूज़ कर लिया जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया जाता। तो इसकी वजह से जो दलित साइकी है उसको बहुत ज़्यादा इनसरमाउंटेबल डैमेज हुआ है। लेकिन पिछले 6 सालों में बहुत सारी स्कीम्स आई, फॉर एग्जाम्पल स्टैंड अप इंडिया मुद्रा स्कीम, जिसने बहुत अच्छा काम किया इस कम्युनिटी के लिए। तो बी जॉब गिवर्स एंड नॉट जॉब सीकर्स, बेसिकली इन स्कीम्स का यही मतलब है कि वो एंटरप्रेन्योर बने और उनके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो दलित यूथ के लिए। तो जो वेंचर कैपिटल फंड वाली स्कीम्स है ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुई हैं। तो रिप्रेजेंटेशन नॉट मेयर टोकनिज्म, अब ये नया दलित चाहता है और ये भारत उसको ये दे रहा है कि उसको रिप्रेजेंटेशन देता है हर अरीना में, बी इट पॉलिटिकल एरिना, बी इट इकोनॉमिक अरीना, हर अरीना में उसको ये मिल रहा है। तो विद सस्टेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, हम ये मान सकते हैं जो न्यू इंडिया होगा वो इंक्लूसिव होगा। अब ये नेक्स्ट पेज पर आते हैं, टारगेट इन साइट।
तो यहाँ पर ऑथर ने बोला नेशनल सिक्योरिटी के अंदर दो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुए। पहला डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको इन दोनों के बारे में पता होगा। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पहली बात ये, जो मैनेजमेंट था आर्म्ड फोर्सेस का वो आज तक सिविलियन डिफेंस सेक्रेटरी करता था, जो कि बेसिकली एक IAS ऑफिसर होता है। अब वो जो मैनेजमेंट है वो ले आए गए मिलिट्री ऑफिसर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो मिलिट्री ऑफिसर का कामकाज है वो एक मिलिट्री ऑफिसर को ही दे दिया गया, जो मिलिट्री का कामकाज है। पहले वो डिफेंस सेक्रेटरी करता था, सिविलियन डिफेंस सेक्रेटरी। दूसरा, द डेजिग्नेशन ऑफ द CDS एज सेक्रेटरी DMA। तो अब जो CDS उसको सेक्रेटरी DMA भी बोला गया, मतलब एक मिलिट्री ऑफिसर गवर्नमेंट में एज अ गवर्नमेंट फंक्शनरी मान लिया गया है। तो दूसरी बात ये, द डेजिग्नेशन ऑफ CDS एज सेक्रेटरी DMA made him the first military officer to be recognized as a functionary of the government of India। तो इससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो भी इम्बैलेंसेज हैं, हायरार्किकल और फाइनेंशियल यूनिलेटरली इम्पोज डिसीजन है आर्म्ड फोर्सेस पे द्वारा, जो कि पिछले 7 दशकों से हो रहे हैं, वो बदलते हुए नजर आएंगे। फिर ऑथर ने बोला DMA अभी इकोनॉमिक डाउनटर्न के चलते गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू थोड़ा कम था, तो गवर्नमेंट कट डाउन करने की बात सोच रही थी एक्सपेंडिचर की। तो उन्होंने DMA को बोला कि आप कोशिश करो कि कुछ एक्सपेंडिचर कट डाउन हो पाए। तो DMA ने डिसाइड किया कि पहला जो पेंशन बिल है, तो डिफेंस पेंशन बिल में थोड़ा पैसे कम करने की बात की गई। तो उससे क्या हो रहा है? ऑथर ने बोला उससे आप बेसिकली पिनलाइज कर रहे हो उन ऑफिसर्स को जो कि अर्ली रिलीज चाह रहे हैं फ्रॉम द सर्विस। और दूसरा, जो 3 ईयर टूर ऑफ ड्यूटी शुरू किया गया फॉर जवान्स, तो यहाँ पर बेसिकली एक्सपेंडिचर कट डाउन करने की बात की जा रही है। तो ऑथर ने बोला इससे मोरल हार्म होगा किसी भी, मतलब अगर आप उनके पैसे कम कर दोगे तो बेसिकली उनका मोरल हार्म होगा। दूसरा, आप अगर टूर ऑफ ड्यूटी फॉर जवान्स वो कर रहे हो इंट्रोड्यूस, तो इससे क्या हो रहा है? इट विल डिग्रेड द मिलिट्रीज कॉम्बैट कैपेबिलिटी इन टूडेज टेक्नोलॉजी इंटेंसिव बैटल स्पेस। और दूसरा, ऑथर ने ये बोला आपने DMA को क्यों काम दिया है कि वो डिसाइड करें कि कहाँ पे एक्सपेंडिचर कट डाउन करना है मिलिट्री का। ये काम आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर नीति आयोग को देना चाहिए कि वो डिवाइस करें वेज ऑफ फाइनेंसिंग नेशनल डिफेंस, ना कि DMA को ये काम देना चाहिए। तो ऑथर ने बोला है जैसे अभी इस बारे में बात चल रही है कि थिएटर कमांड्स को रोल आउट करना है, तो ऑथर ने बोला ये ट्रायल बलून है या तो फिर ये इन डेप्थ डेलिब्रेशन है, मतलब ये सिर्फ ऐसे ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इन डेप्थ डेलिब्रेशन करके उन्होंने ये बात सोची। तो ऑथर ने बोला अगर वो थिएटर कमांड्स बना भी रहे हैं तो उनके बेसिकली क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। पहला, टू हैंड ओवर द मिलिट्रीज वॉर फाइटिंग फंक्शंस टू द थिएटर कमांडर्स व्हाइल रिटेनिंग द सपोर्ट फंक्शंस विद सर्विस हेडक्वार्टर्स। तो ऑथर ने बोला जो मिलिट्री वॉर फाइटिंग फंक्शंस है वो फिर थिएटर कमांडर्स को दे देने चाहिए और सपोर्ट फंक्शन सर्विस हेडक्वार्टर्स को दे देने चाहिए। तो ऑथर ने बोला ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिक्टेट, मतलब पॉलिटिकल फरमान नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कुछ एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहिए। तो इट मेयरली एड्स एडिशनल लेयर्स ऑफ, अगर ये खुद में एंड बन जाएगा तो इससे क्या होगा, ये सिर्फ मिलिट्री में और हायरार्की ऐड कर देगा। थिएटर कमांडर्स एंड द स्टाफ विल बी सो ट्रेन्ड एंड ग्रूम्ड इन जॉइंटनेस दैट दे आर एबल टू प्लान ऑपरेशंस एंड टू एम्प्लॉय लैंड, मैरीटाइम एंड एयर फोर्स ऑफिसर्स। तो थिएटर कमांड विल ऑल्सो हैव द बेनिफिट ऑफ एडवाइस फ्रॉम द कंपोनेंट कमांडर्स। तो ऐसा ऑथर ने बोला ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ है भी है नहीं। और जो US है, US में बेसिकली थिएटर कमांड की चीज़ चलती है। तो US इंश्योर्स दैट द चेन ऑफ कमांड रन्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड देन डायरेक्टली टू द थिएटर कमांडर। तो ऑथर ने बोला जितनी थिएटर कमांडर को वहाँ पे ऑटोनॉमी दी गई है, बेसिकली अगर हमारे यहाँ भी थिएटर कमांड की पोजीशन आती है तो उनको भी उतनी ही ऑटोनॉमी दी जाए। हाईओवर अगर हम हायर डिफेंस में देखें तो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो रक्षा मंत्री होता है बेसिकली उसको ही सारे काम करने चाहिए, नीड्स टू बी ब्रॉट इनटू द कमांड ऑपरेशनल चेन ऑफ द थिएटर कमांडर्स, ठीक है। तो ऑथर ने बोला जो थिएटर कमांडर्स उसको रक्षा मंत्री ऑपरेट करे जिसका एडवाइजर हो CDS। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारा रक्षा मंत्री होता है बेसिकली उसके पास टाइम ही नहीं होता कि वो नेशनल सिक्योरिटी को अपना टाइम दे पाए, क्योंकि हर टाइम तो इलेक्शन होते रहते हैं, तो वो इलेक्शन में चले जाते हैं अपनी स्पीच देने। तो RM हैज़ हैड द टाइम एंड इंक्लिनेशन टू डिवोट हिज और हर अनडिवाइडेड अटेंशन। तो इंडिया अपने आप को सिक्योरिटी डिलेमा में पा रहा है 70 सालों बाद भी, क्योंकि जो हमारे रक्षा मंत्री है उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी रख सके। तो इट वुड बी प्रूडेंट टू प्लेस द न्यूली मिटेड थिएटर कमांडर अंडर द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो ऑथर ने बेसिकली ये बोला है कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अंदर डालना चाहिए थिएटर कमांडर को रादर देन द CDS, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया कि लाइटनिंग से डेथ्स हैं वो भले डिप हुई हैं, पर अभी भी लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं। तो लाइटनिंग लिंक्ड फेटिलिटीज फॉर्म 33% ऑफ द टोटल डेथ्स इन नेचुरल डिजास्टर। तो अगर हम नेचुरल डिजास्टर से हुई डेथ देखें तो लाइटनिंग की वजह से लगभग 33% होती हैं। उसके बाद भी लाइटनिंग को एक डिजास्टर की तरह नोटिफाई नहीं किया जाता है, ठीक है।
सेंटर इज नॉट नोटिफाइड लाइटनिंग एज अ डिजास्टर। तो अब इससे बचा कैसे जा सकता है, तो कुछ यहाँ पर सोल्यूशंस दिए गए। पहली बात ये, जो वहाँ पर फार्मर्स, कैटल ग्रेजर्स, चिल्ड्रन जो कि हैं, उनको बता दिया जाए कि अर्ली लाइटनिंग वार्निंग दे दी जाए। जैसे साइक्लोन की वार्निंग इशू हो जाती है, वैसे ही लाइटनिंग की भी वार्निंग पहले से इशू करने की बात की जाए। दूसरा, लोकल लाइटिंग सेफ्टी एक्शन प्लान बनाया जाए, जैसे कि इंस्टॉल कर दी जाए लाइटिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस। तीसरा, लाइटनिंग को एक डिजास्टर की तरह वो किया जाए ताकि लॉसेस को कॉम्पनसेट किया जा सके। तो पहला, अर्ली लाइटनिंग वार्निंग। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोकल लाइटनिंग सेफ्टी एक्शन प्लान। तीसरा, टू नोटिफाई इट एज अ डिजास्टर। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साइंटिफिक और फोकस कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच लाइटनिंग जैसे डिजास्टर के साथ डील करने के लिए। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों एक्सप्लेन सेक्शन। यहाँ पे कुछ बात बोली गई थी इनके द्वारा, तो इन्होंने बेसिकली ये बोला था कि अभी दिक्कत क्या है, इनसे क्वेश्चन पूछा था, फार्मर्स हैव बीन होल्डिंग प्रोटेस्टेड दिल्लीज बॉर्डर्स फॉर ओवर अ मंथ नाउ, हाउ डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन रिजॉल्व द इश्यूज। तो बेसिकली नितिन गडकरी जी का ये कहना है कि हमारे यहाँ जो एमएसपी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट प्राइस। मतलब जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने पॉपुलिज्म के चक्कर में इतनी ज़्यादा एमएसपी करते गए कि वो डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम ही बिल्कुल मिसमैच हो गया है और एमएसपी बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द मार्केट प्राइस। तो वी कैन गिव राइज टू द एंटायर वर्ल्ड। इन केस ऑफ कॉर्न जो एमएसपी वो 1700 है, लेकिन मार्केट प्राइस देखो तो 1100 रुपये है। ऐसी कॉस्ट ऑफ शुगर की भी दिक्कत है, ठीक है। अगर नेशनल मार्केट प्राइस देखो तो 22 रुपये, लेकिन हम 34 रुपये दे रहे हैं फॉर पर किलोग्राम शुगर। तो एमएसपी इज मोर देन द इंटरनेशनल द मार्केट प्राइसेस, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ऑथर ने ये यहाँ पर ये भी बोला है कि हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं 8 लाख करोड़, तो हम जो शुगर है हम बेसिकली उससे क्या कर सकते हैं, हम शुगर से इथेनॉल बना सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग शुगर वी कुड मेक इथेनॉल फ्रॉम शुगर केन जूस एंड मोलासेस, ठीक है। इसके अलावा ऑथर ने ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, जो ऐसे लोगों का डर है कि फार्मर्स की ज़मीन चली जाएगी ये वगैरह, तो if a third person tills the land, buys the seed and fertilizer and then shares the profit or leases the land, the farmer still gets some money. When we ride a taxi for half an hour, do we become its owner? तो ऑथर ने बेसिकली ये बोला, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान अपनी ज़मीन किसी को कुछ दिन तक टिल करने के लिए दे भी देगा, ठीक है, सब कुछ करने के लिए दे भी देगा, तो वो जिसको देगा उसकी थोड़ी ना ज़मीन हो जाएगी। अगर हम किसी टैक्सी में आधे घंटे बैठते हैं तो हमारी टैक्सी थोड़ा ना हो जाती, वो तो टैक्सी ओनर की ही रहती है। तो इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नो चेंज इज गोइंग टू बी मेड इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो फार्म लॉस फार्मर्स के अगेंस्ट नहीं है। तो बेसिकली आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, फार्मर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तभी आप एक बैलेंस्ड आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। तो ऑथर ने बेसिकली ये बोला कि एग्रीकल्चर को अब हमें टुवर्ड्स एनर्जी और पावर सेक्टर की तरफ पुश करने की ज़रूरत है। जो मैंने आपको बताया था, अन्नदाता से ऊर्जादाता बनने की ज़रूरत है, ठीक है। और क्रॉप पैटर्न चेंज और डाइवर्सिफिकेशन आए, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे चाइना का एक न्यू डिफेंस लॉ है, उसने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो बेसिकली उसमें क्या किया, उसने प्रेसिडेंट की पावर्स बढ़ा दी गई हैं, और जो बेसिकली वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर टाइप की पोजीशन होगी प्रीमियर की, चाइनाज कैबिनेट हेडेड बाय प्रीमियर ली कियांग, उनकी थोड़ी पोजीशन वो पावर्स कम कर दी गई हैं। तो चाइना इज रिवाइज्ड इट्स नेशनल डिफेंस लॉ एक्सपेंडिंग द पावर्स ऑफ हिज आर्म्ड फोर्सेस हेडेड बाय प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टू मोबिलाइज मिलिट्री एंड सिविलियन रिसोर्सेज। और साथ में चाइनाज कैबिनेट हेडेड बाय प्रीमियर ली कियांग इन फॉर्मुलेटिंग मिलिट्री पॉलिसीज, हैंड मेकिंग डिसीजन। तो अब प्रेसिडेंट की पावर और ज़्यादा बढ़ गई है और उनकी और ज़्यादा कम हो गई है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आपको इकोनॉमी में कुछ भी इंपॉर्टेंट लग सकता है इस पेज को देख के एट द फर्स्ट साइड, पर इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।